अच्छा जी, अब ये एग्ज़ाम्पल जो है, ये इसमें उसने कुछ डिफरेंट कलर के बॉल्स जो हैं उनके हवाले से सिचुएशंस बताई हैं। मसलन वो कहता है कि ए बैग contains 5 white, 4 black, 3 green and 6 red balls of the same size and weight। यानी ये बिल्कुल सिमिलर हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपको दिखाई ना जाएं बॉल्स बैग के अंदर पड़ी हुई हैं, वो नज़र नहीं आ सकती, ट्रांसपेरेंट बैग नहीं है, ओपेक है, आप उसके अंदर हाथ डाल के अगर आप कहें कि मैं बॉल को छू के किसी एक को, दूसरी को, तीसरी को, चौथी को कलर जज कर सकूँ, तो ये मुमकिन नहीं है कि वो एग्जैक्टली एक जैसी हैं। उनके वेट्स भी आपस में बराबर है, उनका साइज़, शेप, हर चीज़ जो है वो एक लेवल पे है। तो कहता है कि इस तरह की बॉल्स हैं, ए बॉल इज सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज़। उनमें से कोई सी एक बॉल सेलेक्ट की जाती है। तो अब कहता है ये जो नीचे इवेंट्स दिए गए हैं इनकी प्रोबेबिलिटीज़ जो आप मैयर करें। पहली है दी सिलेक्टेड बॉल इज़ वाइट, कि जो बॉल सेलेक्ट हुई है वो एक वाइट बॉल है। दी सिलेक्टेड बॉल इज़ वाइट और ब्लैक, दी बॉल इज़ नॉट ब्लैक। अब देखें इसमें पहला है वाइट। अच्छा, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल सैम्पल पॉइंट्स कितने होंगे, यानी सैम्पल स्पेस के पॉइंट्स कितने होंगे। तो वो देखें आपके पास 5 + 4 + 3 + 6 ये बन जाते हैं 18। यानी आपके पास टोटल 18 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। एन ऑफ एस 18 है। अब उसमें ब्लैक में अगर इंटरेस्ट है तो ब्लैक जो हैं वो हैं 5। तो एन ऑफ ए जो है वो 5 है, तो 5/18 कर दें तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है, सॉरी वाइट उसमें 5 है, क्योंकि वाइट की प्रोबेबिलिटी मांगी गई है, तो 5/18 जो वो वाइट की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। सिलेक्टेड बॉल इज़ वाइट और ब्लैक, वाइट है या ब्लैक है। तो अब वाइट देखें 5 हैं, ब्लैक 4 हैं, इन दोनों का टोटल कर लें तो ये 9 बन जाता है, और टोटल 18 हैं टोटल बॉल्स, तो 9/18 जाइए 1/2 बन जाती है इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी। फिर नॉट ब्लैक, नॉट ब्लैक का क्या है कि आप ब्लैक को छोड़ दें। अब टोटल 18 हैं, उसमें ब्लैक कितनी हैं 4, नॉट ब्लैक कितनी हैं उस 4 के अलावा। तो 18 में से अगर 4 ब्लैक हैं तो इसका मतलब है 14 जो है वो नॉट ब्लैक हैं। तो 14/18 जो है ये आपके पास प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की बन जाएगी। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल है, कोई इसमें डिफ़िकल्टी जो है वो नहीं है। अच्छा, फिर ये एक और एग्जांपल है, कहता है जी कि ए डिजिट इज़ सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड डिजिट इज़ ग्रेटर दैन 6, a complete square, multiple of 3, a prime number less than 3। अब जाहिर है जब उसने कहा कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर में से हम लेते हैं, तो ये 1 से लेकर 10 तक नंबरों की बात हो रही है। आपकी सैम्पल स्पेस जो है वो इन्हीं पे मुश्तमिल है, तो यानी 10 आउटकम्स हैं, एन ऑफ एस जो है वो 10 है। तो ये आगे इन्होंने इसकी सैम्पल स्पेस भी लिख दी। अब कहता है कि ग्रेटर दैन 6, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 7 8 9 10, तादाद 4 बन गई इसकी, एन ऑफ ए 4 बन गया, तो ये 4/10 बन गई प्रोबेबिलिटी। फिर कहता है कंप्लीट स्क्वेयर्स, यानी इन 10 में से वो नंबर जो कंप्लीट स्क्वेयर हैं। कंप्लीट स्क्वेयर की डेफिनेशन क्या है मैथमेटिक्स में, कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वेयर रूट लें तो आपको होल नंबर ही जवाब मिले, फ्रैक्शन उसके अंदर पॉइंट्स में जवाब आपको ना मिले। जैसे 9 का स्क्वेयर रूट है, 16 का स्क्वेयर रूट 4 है, 9 का 3 है। तो अगर आप पहले 10 डिजिट्स में आप देखें तो एक तो 1 परफेक्ट स्क्वेयर है, एक या इसको परफेक्ट स्क्वेयर या कंप्लीट स्क्वेयर कह लें, तो इसी तरह 4 जो है वो कंप्लीट स्क्वेयर है, और फिर 9 कंप्लीट स्क्वेयर है। तो ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी इवेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हैं, और ये फेवरेबल हैं हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं। तो ये आपके पास फिर बन गए एन ऑफ ए 3 बन जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास बनेगी 3/10। इसी तरह फिर मल्टीपल ऑफ 3, ये पिछले भी एग्जांपल एक डिस्कस हुई, उसमें मल्टीपल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 जो बनेंगे वो 3, 6 और 9, ये भी 3 नंबर बनेंगे। फिर उसने कहा कि सबसेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस दैन 3, प्राइम नंबर्स का वो सबसेट जो 3 से कम है तो वो एक ही बनता है 2, यानी 3 भी प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, लेकिन उनको हमने कंसिडर नहीं करना। इसमें तमाम प्राइम्स 10 तक तमाम प्राइम्स नहीं लेने, बल्कि जो 10 तक प्राइम नंबर है उसका वो सबसेट जिसमें नंबर लेस दैन 3 है,
तो वो एक ही नंबर बनता है 2। तो यहाँ फिर प्रॉबिलिटी जो है, चूँकि एक ही डिजिट आता है तो प्रॉबिलिटी 1/10 बन जाएगी। तो ये नंबर्स के हवाले से एक प्रॉबिलिटी की प्रैक्टिस के लिए आपके पास एग्जांपल आ गई। ये एक और एग्जांपल है, इसमें कहते हैं डाइज रोल्ड, ये डाई के हवाले से है। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट द फेस इज़ मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 5, द फेस इज़ कंप्लीट स्क्वायर और इट इज़ द मैक्सिमम फेस। मैं पहले पार्ट को छोड़ते हुए दूसरा करूँगा कि फेस इज़ कंप्लीट स्क्वायर और मल्टीपल ऑफ 3। सेकंड पार्ट को मैं डिस्कस करूँगा, पहला पार्ट आप खुद देखेंगे। मल्टीपल ऑफ 3 और मैक्सिमम फेस, द फेस इज़ कंप्लीट स्क्वायर और इट इज़ द मैक्सिमम फेस। जो सेकंड पार्ट है मैं उसको डिस्कस करने लगा हूँ। जो कंप्लीट स्क्वायर इसमें बनते हैं वो 2 ही हैं, 1 और 4, क्योंकि 2 भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, 3 भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, 5, 6 ये कंप्लीट स्क्वायर्स नहीं है, और मैक्सिमम फेस 6 है। अब ए यूनियन बी का लॉ लगा लें। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव 2 इवेंट्स हैं ना, किसी भी तरीके से किया जा सकता है इसको। तो पी ए यूनियन बी वो इक्वल होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी के। तो 2/6 पी ऑफ ए है, 1/6 जो है वो पी ऑफ बी है, तो ये 3/6 बन गया। तो या ये है कि आप ए यूनियन बी के वैसे टोटल पॉइंट्स निकाल लें। ए यूनियन बी के अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं, तो वो 3 पॉइंट्स को आप 6 से डिवाइड कर दें। दोनों प्रोसेस इसकी वैलिड हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है, इसमें ये कहता है कि ए डिजिट इज़ सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। पहले 100 नंबर्स में से कोई सा एक नंबर सेलेक्ट किया जाता है नेचुरल नंबर में से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड डिजिट इज़ मल्टीपल ऑफ 10 और मल्टीपल ऑफ 11। और मल्टीपल ऑफ 10 बिल्कुल सीधा सीधा सा है, जो जिसका मल्टीपल कहा जाए स्टार्ट वहाँ से लेना है। अब उसका टेबल आगे आप बनाते जाएं, टेबल के पॉइंट्स जो उसका जो टेबल है, तो वो 10 का मल्टीपल नेक्स्ट जो आएगा वो 20 आएगा, फिर 30 आएगा, 40 आएगा, अप टू 100। ये 10 नंबर बनेंगे। इसी तरह अगर आप 11 की बात करें तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 11 खुद 11 है। अब नेक्स्ट मल्टीपल इसका बनेगा 22, फिर बनेगा 33, 44, अप टू 99। इनको काउंट करें तो ये आपके पास 9 बन जाते हैं। तो फिर जो है आप अगर दोनों पे गौर करें तो जो ए के पॉइंट्स हैं, यानी जो मल्टीपल ऑफ 10 हैं, जो मल्टीपल ऑफ 10 है, और इस तरह जो बी के पॉइंट हैं जो मल्टीपल ऑफ 11 है, इनमें कॉमन कोई नहीं है। मल्टीपल ऑफ 10 और मल्टीपल ऑफ 11 जो मल्टीपल्स हैं ये आपस में बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो आप वही जो एडिशन लॉ फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इज़ इक्वल टू 10/100 प्लस 9/100 इज़ इक्वल टू 19/100। तो ये एक और एग्जाम्पल, यानी इसमें आपके पास लॉ जो है, जो हमने मुख्तलिफ लॉज पढ़े हैं, उनको भी डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो है कहता है कि ए बी एंड सी आर टेकिंग पार्ट इन ए रेस। पर्सन हैं 3, एक को ए कह दिया, एक को बी कह दिया, एक को सी कह दिया। ये किसी रेस में हिस्सा ले रहे हैं। द चांस ऑफ विनिंग द रेस बाई ए इज़ हाफ ऑफ दैट ऑफ बी। जो ए के जीतने का चांस बी की निस्बत हाफ है, एंड बी विनिंग द रेस इज़ हाफ ऑफ दैट ऑफ सी। और बी का चांस सी की निस्बत का आधा है, हाफ है। यानी अगर आप इसकी हायरार्की देखें तो सी का बी से डबल चांस है और बी का ए से डबल चांस है। फिर स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ कि ए बी एंड सी आर टेकिंग पार्ट इन ए रेस, के 3 प्लेयर्स हैं ए बी और सी, ये एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ए के विनिंग का चांस बी से आधा है, हाफ है, और बी के विन करने का चांस रेस में सी से हाफ है। यानी ए का चांस बी से हाफ और बी का सी से हाफ, या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं सी का बी से डबल और बी का ए से डबल। आप कहते जी कि उनके बताएं कि अपने अपने कितने चांसेस होंगे विन करने के। इसमें चूँकि
तीन ही प्लेयर हैं, तो ये आपके पास सैम्पल स्पेस के तीन ही पॉइंट्स होंगे, किसी एक ने जीतना है। तो ये ए बी, हम अज्यूम कर रहे हैं कि किसी एक ने विन करना है। तो एक ए बी सी तीन प्लेयर्स हैं, तो तीन ही सैम्पल पॉइंट्स बनेंगे, ए विंस, बी विंस एंड सी, और तीसरा होगा सी विन। इन सैम्पल स्पेस के तीन पॉसिबल आउटकम्स हैं कि ए जीत जाए या बी जीत जाएगा या सी जीत जाएगा। अब इसमें ए की प्रोबेबिलिटी को, जीतने के चांसेस को, से मैं नोटेशन दे देता हूँ स्मॉल पी। अब चूँकि बी का चांस ए से डबल है, यानी ए का चांस बी की निस्बत हाफ है, तो अगर ए पी है, ए की प्रोबेबिलिटी पी है, तो बी की प्रोबेबिलिटी जो पी ऑफ बी है वो बन जाएगी 2p। और जो सी की प्रोबेबिलिटी बी से डबल है, क्योंकि वो कह रहा है कि सी का चांस बी की निस्बत हाफ है, तो यानी सी की प्रोबेबिलिटी डबल है, तो फिर पी ऑफ सी बन जाएगी 4p। अब तीन ही प्लेयर हैं, चौथा कोई प्लेयर नहीं है, आपस ये अलग अलग दौड़ रहे हैं, इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। वैसे भी आप इस सेंस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से हट के भी देखें तो तीन प्लेयर हैं, इन तीनों में से ही किसी एक ने विन करना है, तो इनकी टोटल प्रोबेबिलिटी जो विनिंग की है वो 1 होगी। अगर आप टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करें कि ए विन्स और बी विन्स और सी विन्स, तो डेफिनेट बात उनमें से किसी एक ने जीतना है, तो वो प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 बनेगी। तो फिर जब आप टोटल प्रोबेबिलिटी 1 लेके चेक करें तो दूसरी तरफ p प्लस 2p यानी p ऑफ a प्लस p ऑफ b प्लस p ऑफ c जो है वो p ऑफ a यूनियन b यूनियन c के इक्वल है, तो p ऑफ a यूनियन b यूनियन c जो है वो डेफिनेटली 1 होगी, क्योंकि वो सब की बात हो रही है, क्योंकि सैम्पल स्पेस पूरी हो जाती है। और दूसरी तरफ फिर आपके पास बनेगा p प्लस 2p प्लस 4p यानी 7p इज इक्वल टू 1। यहाँ से p की वैल्यू निकलती है 1/7, और p हमने क्या रखा हुआ है, चांसेस ऑफ a, चांसेस ऑफ विनिंग ऑफ a, कि रेस a जो है वो जीत जाए। अब वो फिर 1/7 बन गई, तो B की फिर बन जाएगी 2/7 क्योंकि वो 2p है, और C की बन जाएगी 4/7 क्योंकि वो 4p है। आप इन तीनों को जमा करके देखें तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो वो 1 बन जाती है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है वो हो सकता है, इसका आपके सामने आ सकता है कि उनके आपस में रिलेटिव चांसेस बताए गए हो एक दूसरे के लिहाज से, और फिर आपको उन्हें सम अप करके कोई एक किसी का चांस फिक्स करके बाकियों को उस लिहाज से उनकी सिंबल्स जो हैं वो अज्यूम करके फिर उनको हम कैलकुलेट करें। तो ये एग्ज़ाम्पल जो है वो और आपके पास जो इसके अंदर डिस्कस होगी। नेक्स्ट ये एडिशन लॉ की ही एग्ज़ाम्पल है, लेकिन इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं कि पर्सन दो हैं, ए और एक है बी, कैन सॉल्व 70% एंड 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स इन ए बुक रिस्पेक्टिवली। फाइंड द चांस दैट ए प्रॉब्लम चोजन एट रैंडम विल बी सॉल्व बाई एट लीस्ट वन ऑफ दैम। पर्सन ए एक किताब के 70% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, उसको आते हैं, और बी को उसी किताब के 80% आते हैं। अब यहाँ क्लियरली जब दो मुख्तलिफ अफराद की बात हो रही है और किताब एक है, तो कॉमन क्वेश्चंस भी होंगे जो दोनों को आते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ ए को आते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ बी को आते होंगे। अब कहता है कि कोई एक प्रॉब्लम कोई सा एक उठा लिया जाता है और दोनों को अलग अलग करने के लिए दे दिया जाता है, प्रोबेबिलिटी निकालने के उनमें से कम एक हल कर लेगा। एट लीस्ट वन का मतलब होता है एक, कोई एक ए हल कर ले या बी हल कर ले या दोनों उसको सॉल्व कर लें, तो ये पी ए यूनियन बी बनेगा, पी ए यूनियन बी बनेगा। और ये अब चूँकि इसमें वाज़े नज़र आ रहा है कि उसके दरमियान ये कॉमन पॉइंट्स होंगे, कॉमन क्वेश्चंस होंगे जिनको ए भी हल कर सकेगा, जिनको बी भी हल कर सकेगा, तो यहाँ एडिशन लॉ जो अप्लाई होगा पी ए यूनियन बी का, वो होगा पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब एक चीज़ जो इस क्वेश्चन के अंदर नई आपके सामने आई कि उसने परसेंटेजेस दी हुई हैं, तो परसेंटेजेस को आप 100 से डिवाइड करके प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे, यानी ए कैन सॉल्व 70%, तो ए का सवाल हल करने का चांस है 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.7। बी सॉल्व कर सकता है 80%, तो बी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के चांसेस हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.8। अब मसला आ जाता है पी ए इंटरसेक्शन बी का क्या करना है।
यहाँ इंटरसेक्शन जो है, चूँकि दोनों इंडिपेंडेंटली अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो फिर ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जो है, हमने पीछे मल्टीप्लिकेटिव लॉ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में, तो उसमें ये फिर एक्सपैंड हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ बी। तो जो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बनेगी वो 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 इज इक्वल टू 0.56 बन जाएगी। अब सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, तो लॉ के अंदर हम उसकी वैल्यूज पुट करें 0.7 प्लस 0.8 माइनस 0.56, तो ये 0.94 चांस है, ये 94% चांस है कि आप अगर ये कैपेबिलिटी है अगर ए की कि ए 70% सवाल हल कर सकता है, बी 80% हल कर सकता है, उसी किताब के कोई सा सवाल दें, 94% चांस है कि ए या बी या हो सकता है दोनों इसको हल कर लें। तो ओनली 6% चांसेस हैं कि दोनों से वो हल ना हो, नीदर ना ए हल करे ना बी उसको हल करे, और 94% चांसेस है कि या तो उसको ए सॉल्व कर लेगा या पर्सन बी उसको सॉल्व कर लेगा, और ये भी पॉसिबल है कि दोनों के दोनों उसको सॉल्व कर दे। सिर्फ 6% चांस है कि उन दोनों से ही वो सवाल जो वो सॉल्व ना हो। तो इस लेक्चर में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, अब मज़ीद एग्जांपल्स जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा।